हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? आज हम पढ़ने वाले हैं परमाणु, एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है, ये चैप्टर 3 है, क्लास 9 का चैप्टर 3 एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को रेगुलर तौर पे देखिए, डेली वीडियो आता है मेरा। ठीक है, और मैं एक एक चैप्टर को, एक एक टॉपिक को हम क्लियर कर रहे हैं। इस वीडियो को हम फेसबुक पे रेगुलर डालते हैं, आप लोग रेगुलर उसको वॉच कीजिए, फॉलो कीजिए और लाइक जरूर कीजिए बाबू। ठीक है, ताकि मेरा मोटिवेशन और बढ़े और अच्छे से हम वीडियो को डाल सकें। बाबू देखो, हम आज पढ़ने वाले हैं एटम्स के बारे में। तो हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज बना होता है। किसी भी चीज को बनाने के लिए, घर को बनाने के लिए ईंट की जरूरत होती है, सीमेंट की जरूरत होती है, बालू की जरूरत होती है। वैसे ही पदार्थ या तत्व को बनाने के लिए हमें परमाणु की जरूरत होती है, अणु की जरूरत होती है। ठीक है, तो देखो, कोई भी पदार्थ या कोई भी एलिमेंट या कोई भी मैटर जो है वो किससे मिलकर बना होता है? मॉलिक्यूल से। केवल उसमें एक ही मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल का झुंड होता है। ठीक है, वो झुंड मिलकर क्या बनाता है? तत्व या पदार्थ बनाता है। ठीक है, मान लो कि H2O है। ठीक है, हमने देखा कि H2O है, यह क्या है? तत्व है, बना तत्व H2O रासायनिक अभिक्रिया के बाद। तो क्या इसमें देखो, इसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है? इसमें 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल, टोटल 3 मॉलिक्यूल मिलकर ये तत्व बना रहे हैं, पदार्थ बना रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि एक तत्व को बनाने के लिए, इस तत्व को बनाने के लिए, किसी भी तत्व या पदार्थ को बनाने के लिए एक से अधिक मॉलिक्यूल उसमें होते हैं। और ये मॉलिक्यूल किससे बनता है? ये अणु किससे बनता है? परमाणु से मिलकर बना होता है। ये जो अणु है वो किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से मिलकर बना होता है। मतलब ये जो परमाणु है, जब एक से अधिक परमाणु जुड़कर, ठीक है, किस बल के द्वारा जो जुड़ते हैं? यह रासायनिक बंधन होता है। ठीक है, इसमें आणविक बल लगता है, आणविक आकर्षण बल लगता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है। ठीक है, परमाणु में इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है, जिसके कारण वो आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं। ठीक है, अंतराणिक परमाणु बल, इसमें लिख लीजिए परमाणु बल, परमाणु बल। इसको ऐसे बोलते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल। अंतर आणविक आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण ये परमाणु आपस में चिपकते हैं और एक से अधिक परमाणु के मिलने से क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। और इस मॉलिक्यूल के मिलने से क्या बनता है बाबू? तत्व या पदार्थ बनता है। समझ में आया? हमने ये भी समझाया कि तत्व कौन है, क्या है? H2O है। ये किससे मिलकर बना होता है? 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना है क्या? तत्व, पदार्थ। अब हम समझेंगे एटम्स के बारे में, फिर हम अणु के बारे में जानेंगे, फिर तत्व या पदार्थ के बारे में, कैसे तैयार होता है, कैसे इसका रिएक्शन होता है, कैसे हम इसको रासायनिक समीकरण लिखते हैं और कैसे इसको रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसको हम बताएंगे, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप है कि एटम्स क्या है? एटम्स क्या है? परमाणु क्या है? परमाणु, जैसे हम कह रहे हैं कि परमाणु बोला है ना, परमाणु मतलब परम अणु मतलब वैसे अणु के बाद कोई अणु जन्म न ले। परम अणु सबसे महान, सबसे बड़ा। ठीक है, अविभाज्य, जो अपने आप में भगवान हो, उसको परमाणु बोलते हैं। ठीक है, परमाणु बोलो। परमाणु बोलने से कि ऐसा कण जो अविभाज्य हो, परमाणु हो, उसको हम तोड़ नहीं सकते, खंडित नहीं कर सकते, अविभाज्य नहीं कर सकते हैं।
उसी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। ये किसी भी तत्व का कोई भी तत्व, कोई भी पदार्थ बना हो, उस पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, सबसे सूक्ष्मतम कण जो आंखों से दिखाई ही न दे, ठीक है। मान लो कि न चीनी है, नमक है, ठीक है, परमाणु की तुलना हम नमक से कर सकते हैं, ठीक है, नमक से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इतना ना छोटा है, नमक इतना, उसका दाना जो इतना छोटा छोटा होता है कि अगर एक चम्मच नमक को हम किसी को गिनने के लिए बोल दे तो वो मतलब कई वर्षों, कई वर्ष लग जाएगा उसको गिनने में, वो गिना नहीं पाएगा, ठीक है। तो उसी को हम बोलेंगे परमाणु। परमाणु समझ गए। परमाणु जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जिसको फोड़ नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको सूक्ष्म माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, ठीक है, उसको हम बोलते हैं परमाणु, ठीक है। परमाणु की ये जो संरचना है सबसे पहले किसने बताया, सबसे पहले इस गोले को किसने कहा कि यह परमाणु है, एटम्स है, सबसे पहले कहा जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले 1801 ईस्वी में इस गोले को, इस कण को, इस छोटे से कण को, ये गोला हमने बड़ा बनाया समझने के लिए, लेकिन ये इतना छोटा होता है कि आपको दिखाई ही न दे, ऐसे एकदम डॉट के रूप में, तो हम समझाने के लिए ऐसे लिखे हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले एटम्स के बारे में किसने कहा था कि ये परमाणु है, तो ये सबसे पहले जॉन डाल्टन ने कहा 1801 ईस्वी में। परमाणु की संरचना संबंधी नियम दिया था। परमाणु की संरचना कैसी होती है, गोल होती है, कैसी होती है, सबसे पहले जॉन डाल्टन ने ही बताया था। परमाणु की संरचना संबंधी नियम किसने लाया, तो जॉन डाल्टन ने लाया था। जॉन डाल्टन की मान्यता था कि जॉन डाल्टन साहब ने कहा कि पदार्थ में जो भी सबसे सूक्ष्म कण है, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जिसको खंडित नहीं कर सकते, ठीक है, उस सूक्ष्म कण को, ठीक है, उन्होंने कहा कि जो पदार्थ बना होता है, इस पदार्थ में बहुत सूक्ष्म कण होते हैं जिसको हम आंख से दिखाई नहीं पड़ता, माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, ठीक है, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं लेकिन जो शक्तिशाली माइक्रोस्कोप होता है उसके द्वारा हम देख सकते हैं, साधारण माइक्रोस्कोप से हम नहीं देख सकते। तो पदार्थ जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है बाबू, सबसे सूक्ष्मतम सुपरलेटिव डिग्री, समझ रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री, सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्म, जैसे हम क्या बोलते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड मतलब थोड़ा सा अच्छा, गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, उससे अच्छा क्लास में कोई बच्चा नहीं है। कुछ बच्चे को हम बेस्ट बोल रहे हैं मतलब वो सबसे अच्छा, उससे अच्छा इस क्लास में कोई नहीं है, वैसे ही है सूक्ष्मतम कण, ठीक है। पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जो है उसको क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, परमाणु। इन्होंने कहा कि ये जो परमाणु होता है वो अविभाज्य होता है, इसको हम तोड़ नहीं सकते, अब इससे छोटा कण कोई हो ही ना करेगा। बताओ, इससे कोई छोटा कण होगा, इससे छोटा कण कोई नहीं होगा, ये अनश्वर है, इसको हम मिटा नहीं सकते, इसको नहीं मिटा सकते हैं। अनश्वर मतलब ये हमेशा रहने वाला पदार्थ है, इसको हम कहीं मिटा ही नहीं सकते, न जला सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। मिटाना मतलब इसकी जीवन क्रिया समाप्त कर देना, ठीक है। तो ये अनश्वर है, ये इस अनश्वर मतलब ये कभी समाप्त ही नहीं होगा, ठीक है, अनश्वर है, अविभाज्य है, ठीक है। और जिसमें होता है ये एटम्स जो है, जिस तत्व में होता है उस तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं, एक समान होते हैं, किसी भी तत्व के परमाणु समान होते हैं। जैसे हाइड्रोजन ले लीजिए, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के दो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हाइड्रोजन परमाणु बनाता है, ठीक है। तो तत्व हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के सभी परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं। देखो हाइड्रोजन 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 समान हुआ, ठीक है। अलग अलग तत्व के परमाणु, ठीक है, अलग अलग तत्व, मान लीजिए कोई क्लोरीन है, जल है, ठीक है, ऑक्सीजन है, इनके परमाणु सब अलग अलग होते हैं, लेकिन वो आपस में, जो ऑक्सीजन का परमाणु समान होगा,
हाइड्रोजन का परमाणु अपने आप में समान है, ऑक्सीजन का परमाणु अपने आप में समान है, लेकिन ऑक्सीजन का परमाणु और हाइड्रोजन के परमाणु के आकार में और द्रव्यमान में बिल्कुल भिन्नता है, अलग अलग है, भिन्नता है कि नहीं है। वही कह रहा है कि अलग अलग तत्व के परमाणु विभिन्न द्रव्यमान, माने उनका द्रव्यमान भी अलग होता है, आकार भी अलग होता है, गुण भी अलग होता है। जैसे देखिए ऑक्सीजन है, H2O बना, यहां समझने की कोशिश करते हैं हम। H2O है, क्या है, तत्व है, तत्व है, ये किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु। देखिए ऑक्सीजन का परमाणु बड़ा होता है थोड़ा सा और हाइड्रोजन का छोटा होता है, तो ये 2 मिलकर हाइड्रोजन एक जो है तत्व का निर्माण करते हैं, जिसको हम जल बोलते हैं। देखो ये जल तैयार हो गया, एक बूंद, ये बूंद हो गया, वाटर ड्रॉप हो गया, तो ये जल तैयार हो गया। क्या मिलकर, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो अलग अलग तत्व के परमाणु जो होते हैं, अलग अलग तत्व के परमाणु, ये भी परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु, ऑक्सीजन के परमाणु, इनका द्रव्यमान, आकार, देखो द्रव्यमान, आकार, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या होता है, हल्का होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से हल्का होता है। अब देखो द्रव्यमान भी चेंज, आकार भी चेंज हो गया। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बड़ा होता है, ठीक है, ये भी बड़ा होता है हाइड्रोजन का छोटा होता है ऑक्सीजन से। इसके गुण भी अलग अलग होते हैं। देखो गुण कैसे अलग होते हैं, हाइड्रोजन ज्वलनशील होता है, हाइड्रोजन बताओ ज्वलनशील होता है कि नहीं होता है, ये क्या होता है, ज्वलनशील होता है बाबू, समझो। यहीं से रासायनिक सूत्र लिखने के लिए आपको लिखना यहीं से आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन ज्वलनशील होता है, ऑक्सीजन भी ज्वलनशील होता है, लेकिन ऑक्सीजन खुद आग नहीं पकड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी जो वायु में है, एयर में ऑक्सीजन की मात्रा तो बहुत ज्यादा है, तो क्या यह अपने आप जलता है, ऑक्सीजन जलता है, नहीं जलता है, बल्कि ऑक्सीजन किसी चीज को जलाने में सहायक है। देखो ऑक्सीजन क्या है, जलाने में सहायक, यहां पे लिख लेते हैं, जलाने में सहायक, जलाने में सहायक होता है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप करके मत देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, ठीक है। तो ऑक्सीजन जलाने में सहायक, हाइड्रोजन ज्वलनशील, दोनों अलग अलग गुण अलग अलग हैं, आकार अलग अलग है, द्रव्यमान अलग अलग है, लेकिन जब सब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, तत्व बन जाता है। इस तत्व में जितने भी परमाणु होते हैं वो सब अपने आप में गुण अलग अलग रखते हैं, लेकिन जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है तो इनका गुण, जल का गुण और इन सब का गुण बिल्कुल अलग हो जाता है, गुण अलग हो जाता है, आकार भी अलग हो जाएगा, गुण भी अलग हो जाएगा, द्रव्यमान भी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ लिए हम, ये जॉन डाल्टन साहब ने बताया था, ठीक है। तो हम एटम की परिभाषा क्या देख सकते हैं, एटम की परिभाषा क्या, डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि वह सूक्ष्मतम कण, वह सूक्ष्मतम जरूर लगाइएगा, वह सूक्ष्मतम कण जो केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको हम परमाणु बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। एटम्स को माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, एटम्स को माइक्रोस्कोप से हम नहीं देख सकते हैं। इसका एटम्स का व्यास कितना होता है, 10 के पावर -15 सेंटीमीटर का एटम्स का व्यास बाबू, एटम्स का जो व्यास होता है वो 10 के पावर -15 सेंटीमीटर, माइनस में है, देखो माइनस में है, माइनस मतलब समझ रहे हो ना, बहुत ही छोटा, जिसके कण को हम देख ही नहीं सकते हैं, 10 के पावर -15 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। तो इतने छोटे व्यास वाले कण को हम माइक्रोस्कोप से भी जल्दी नहीं देख पाते, जब तगड़ा वाला माइक्रोस्कोप होगा ना उससे हम देख पाएंगे, लेकिन साधारण माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। तत्वों के सभी परमाणु समान होते हैं, अभी हमने समझाया, और अन्य तत्वों से भिन्न होते हैं, मैंने समझा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जॉन डाल्टन साहब के इस परमाणु संरचना संबंधी जो नियम इन्होंने दिया था उसमें कुछ त्रुटियां मिली, कुछ कमी मिली। क्या मिली कमी
तो इन्होंने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है। क्या कहा था डाल्टन साहब ने कि परमाणु जो होता है उसको हम खंडित नहीं कर सकते, अविभाज्य है, तोड़ नहीं सकते। लेकिन अब क्या हुआ कि परमाणु को तोड़ा जा सकता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मतलब कि ये परमाणु भी जिस चीज से मिलकर बना होता है, ठीक है, ये परमाणु किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब परमाणु विभाज्य है। हम इतनी देर से समझा रहे थे जॉर्ज डाल्टन साहब के हिसाब से कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन अब क्या हो रहा, अब क्या हुआ कि परमाणु इनमें दोष पाया गया। क्या कि परमाणु इन्होंने कहा कि अविभाज्य है, लेकिन यहां तो देख रहे हैं कि विभाज्य हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में टूट गया। तो पहला दोष ये हुआ, पहला दोष है कि ये परमाणु विभाज्य है, ठीक है। इसके अनुसार दोष क्या पाया गया, परमाणु विभाज्य है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में टूट गया। समझ में आया। इन्होंने कहा देखो अब तक तत्व के परमाणु विभिन्न मास अब क्या होते हैं, पहले इन्होंने कहा था कि जो तत्व के परमाणु होते हैं, ठीक है, तत्व के परमाणु समान द्रव्यमान वाले होते हैं, समान द्रव्यमान वाले होते हैं। इन्होंने कहा था कि तत्व के सभी परमाणु समान द्रव्यमान वाले होते हैं। किन्होंने कहा था, डाल्टन साहब ने। तत्व के सभी परमाणु जो होते हैं समान द्रव्यमान वाले होते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, तत्व के परमाणु विभिन्न मास वाले भी होते हैं, विभिन्न द्रव्यमान वाले भी होते हैं, जिन्हें समस्थानिक आइसोटॉप्स बोलते हैं। जिनको हम क्या बोलते हैं, तत्व के परमाणु विभिन्न द्रव्यमान वाले, भिन्न द्रव्यमान वाले होते हैं, भिन्न द्रव्यमान वाले होते हैं, लेकिन उनका जो परमाणु क्रमांक होता है, स्थान होता है, परमाणु क्रमांक वो समान होता है, इसीलिए उसको समस्थानिक बोलते हैं। मन को उसका स्थान तो समान है लेकिन द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। मान लो कि ऑक्सीजन यहाँ पे है, ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, तो इनका स्थान तो सेम है, मतलब जहां है वहीं पे है, लेकिन इनका द्रव्यमान में अंतर है। इनका द्रव्यमान में क्या है, अंतर है। तो इसको हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप समझ में आ गया, मतलब समस्थानिक, जिनका स्थान समान हो। यहाँ पे देख लीजिए, यहीं पे याद रखिएगा बाबू, समस्थानिक, सम प्लस स्थान, स्थानिक मतलब जिनका स्थान समान हो और द्रव्यमान भिन्न हो, द्रव्यमान अलग अलग हो, उसको हम आइसोटॉप्स बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी बात गलत हो गया डाल्टन के हिसाब से। डाल्टन ने कहा कि परमाणु तो तत्व के सभी जो परमाणु होते हैं वो समान द्रव्यमान वाले होते हैं, लेकिन यहाँ क्या निकल गया कि भिन्न द्रव्यमान वाले होते हैं। तो ये भी इनकी मान्यता गलत हो गई। अब दूसरा क्या मान्यता गलत हुई कि इन्होंने कहा कि अब तत्व के परमाणु जो है समान द्रव्यमान वाले भी होते हैं, समान द्रव्यमान वाले। इन्होंने ये भी कहा था कि तत्व के परमाणु कुछ ऐसे तत्व के परमाणु है जिनका द्रव्यमान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। लेकिन अब क्या हुआ कि तत्व के परमाणु समान द्रव्यमान वाले भी होते हैं, जिन्हें हम समभारिक बोलते हैं। समभार, देखो यहां भी खंड करो, सम प्लस भार, सम प्लस भार मतलब वैसा परमाणु, वैसा तत्व जिनका परमाणु समान द्रव्यमान वाला हो, समान द्रव्यमान मतलब उनका द्रव्यमान समान हो, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। परमाणु क्रमांक अलग अलग हो माने परमाणु संख्या अलग अलग, परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, उसको हम समभारिक बोलते हैं। मतलब भार में समान हो, द्रव्यमान में समान हो। भार और द्रव्यमान दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो समान समभारिक हो मतलब समान द्रव्यमान का हो, समान द्रव्यमान का हो, लेकिन इनका परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, ठीक है, उसको हम आइसोबार्स बोलते हैं, समभारिक कहते हैं, ठीक है।
फिर दोष क्या पाया गया जॉन डाल्टन साहब में? जॉन डाल्टन साहब में दोष पाया गया कि जब हम चारकोल, ग्रेफाइट और हीरा का अध्ययन कर रहे थे तो ये चारकोल, ग्रेफाइट और हीरा कार्बन का ही अपरूप होता है, कार्बन से ही बना होता है, कार्बन से ही बना होता है। चारकोल, ग्रेफाइट और हीरा कार्बन से ही बना होता है, लेकिन ग्रेफाइट का गुण अलग, ग्रेफाइट का गुण अलग। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, हीरा कुचालक होता है, चारकोल कुचालक होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि कार्बन से ही बना है, लेकिन इन तीनों के गुण अलग अलग है, इनकी संरचना अलग है। ग्रेफाइट की संरचना अलग है, हीरा की संरचना अलग है। हीरा की संरचना बहुत कठोर है, ठीक है, इसलिए कठोर होता है। ग्रेफाइट की संरचना या ग्रेफाइट मुलायम होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? मुलायम होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, इनके आकार और गुण और द्रव्यमान में भी अंतर पाया गया। ठीक है, तो जॉन डाल्टन का सिद्धांत इन्हें समझाने में, इन तीनों को समझाने में असफल रहा। ठीक है, तो जॉन डाल्टन के कुछ गुण दोष पाए गए, ये दोष है और ये उनकी मान्यताएं हैं। तो हमने देखा आज एटम्स के बारे में, जॉन डाल्टन साहब के बारे में भी हमने पढ़ा। ठीक है, उन्होंने क्या क्या कहा था, कैसे उनमें दोष आया और क्या उनकी मान्यताएं थी। उनकी ये मान्यताएं हैं बाबू, उनकी मान्यताएं हैं। ठीक है, जॉन डाल्टन साहब की ये जो है मान्यताएं हैं, उनका यह मानना था, मान्यताएं हैं। ठीक है, और उनका यह दोष है, डाल्टन का दोष जिसे बोलते हैं, क्या है? डाल्टन का दोष। तो आपको क्लास कैसी लगी? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। ठीक है, इसमें कहीं अगर त्रुटि आपको मिले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर क्लास समझ में आई हो तो फॉलो बाबू जरूर कीजिए, फॉलो और सब्सक्राइब तथा लाइक जरूर कीजिए बच्चों। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।